हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइथन के साथ एक डेटाबेस का यूज करके। मैं आपको बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं टाइनी डीबी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स वगैरह रख लेंगे। तो हम देखेंगे टाइनी डीबी डेटाबेस। तो मैंने फोल्डर का नाम दे दिया टाइनी डीबी एग्जाम्पल। ओके, तो मैं आपको टाइनी डीबी के बारे में कुछ बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, आपने क्या किया होगा। जैसे आप एक बिगनर हो और आपको कोई माई एसक्यूएल एसक्यूलाइट जो फुल फुल फ्लेज डेटाबेस होता है, ठीक है, मतलब अलग से हम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, माई एसक्यूएल का यूज करते हैं या फिर एसक्यूलाइट का यूज करते हैं, या और भी काफ़ी सारे डेटाबेस ओरेकल वगैरह एंड सो ऑन होते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए सेटअप वगैरह करना टफ रहेगा। तो हम एक सिंपल डेटाबेस की बात करेंगे जो कि है टाइनी डीबी डेटाबेस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो हम एक जेसन फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। तो अगर आपको सिंपल क्रड ऑपरेशंस करना है, कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपको कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, माइनर प्रोजेक्ट, या फिर स्कूल के लिए कोई मिनी प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे आप टाइनी डीबी का यूज करके भी काम कर सकते हैं। जस्ट आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट इस टाइप की क्वेरीज चलानी है। कोई आपका बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस नहीं है, ठीक है, आपने कोई फॉरेन कीज प्राइमरी कीज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं की है, तो आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ कॉम्प्लेक्स हो तो वहां पे मैं आपको कहूंगा कि आप MySQL SQLite इन सब डेटाबेसेस का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम सिंपल क्रेड ऑपरेशन देखते हैं टाइनी डीबी का यूज़ करके। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बना लिया, इसका नाम मैंने दे दिया, फोल्डर के अंदर मैंने रखा है टाइनी डीबी एग्जाम्पल .py। अब आपको पता है कि जो पाइथन की फाइल होती है तो उसका नाम आप क्या रखते हो, नाम तो कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .py होना चाहिए। तो मैंने इसका नाम दे दिया टाइनी डीबी एग्जाम्पल .py। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि फोल्डर का नाम भी सेम है, उसका नाम भी सेम है, तो कुछ अलग भी नाम दे सकते हो, टाइनी डेटाबेस या कुछ भी, टाइनी डीबी एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में EX लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बना ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम मैंने दिया है टाइनी डीबी एग्जाम्पल .py, ठीक है। फोल्डर का नाम भी जो भी आपको रखना हो रख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ कोड आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है, फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेते हैं। एंड कहाँ पे रखा हुआ है, C ड्राइव के अंदर मैंने इसको रखा हुआ है, एक फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है टाइनी डीबी एग्जाम्पल। तो फोल्डर को ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये फाइल हमारे पास आ चुकी है, टाइनी डीबी example.py। अब इसमें अभी कुछ भी कोड नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइनी डीबी को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब इसके लिए हमें कोई जैसे हम MySQL के लिए XAMPP इंस्टॉल करते हैं या MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करते हैं, वैसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। हमें जस्ट PIP का यूज करके, कमांड का यूज करके इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो टर्मिनल आ गया। तो अगर आपके सिस्टम में, आपका जो पाइथन है उसमें अगर टाइनी डीबी नहीं है तो आप टाइनी डीबी यहाँ पे इंस्टॉल कर लो, ठीक है। हम शायद चेक भी कर सकते हैं, PIP शो टाइनी डीबी, ठीक है। तो अभी दिखा रहा है टाइनी डीबी आपके उसमें नहीं है, क्योंकि अभी मैंने डाला ही नहीं है, फर्स्ट टाइम में डाल रहा हूँ। तो PIP इंस्टॉल टाइनी डीबी। तो फ्रेंड्स, ये कमांड रहेगी टाइनी डीबी को इंस्टॉल करने के लिए, PIP इंस्टॉल टाइनी डीबी एंटर कर दोगे। अगर इंटरनेट आपका चालू होगा तो ये टाइनी डीबी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो भी क्लासेस वगैरह हैं उसको यूज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे पावर शेल खुला हुआ है,
ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे CMD का यूज करके करो। ठीक है, आप CMD कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आप देखो कमांड प्रॉम्प्ट, पावर शेल भी है, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके करो, क्योंकि मैंने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स सही से वर्क नहीं कर रहे थे पावर शेल से। तो टाइनी एग्जाम्पल हम जब कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। ओके, तो पहले तो कुछ कोड तो लिखें, तभी तो हम उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्लासेस यहाँ पे इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। तो हम लिखते हैं फ्रॉम टाइनी। ठीक है, टाइनी से हमें इंपोर्ट करवा लेना है, दो क्लासेस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एक है हमारा टाइनी एंड दूसरा है क्वेरी। ठीक है, क्वेरी हम जो यूज करेंगे बेसिकली जो सर्चिंग का काम रहेगा उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। एंड टाइनी क्लास को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टाइनी जो हमने क्लास इंपोर्ट की थी उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, मतलब एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इंस्टांस ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड क्रिएट करते समय हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, जिस जेसन फाइल के अंदर हमें डेटा को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे लिखा db.json। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, एक्सटेंशन आपको जेसन फाइल है तो जेसन देना है, JSON। ठीक है, तो ये आपने इंस्टांस क्रिएट किया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको एक इंस्टांस वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। तो एक db नाम के वेरिएबल के अंदर मैं असाइन कर लूंगा एंड उस db वेरिएबल से ही मैं सारे फंक्शंस को कॉल करूंगा, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टांस क्रिएट करके हमने इसके अंदर असाइन कर दिया है। ओके, तो पहले तो इतना करके देखते हैं कि ये फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो इसको रन करके देखते हैं। आई थिंक ये सेव हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा है तो एक बार कर लेते हैं। वैसे ऑटो सेव किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे नहीं किया हुआ है तो आप ऑटो सेव कर सकते हो। अब इसको रन करना है तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन। अब लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि ये हमने कहाँ पे हमारा फाइल है, हमारा जो फाइल है वो है, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा। तो कैसे मैं जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं फोल्डर ड्राइव देख लेता हूँ। सी ड्राइव के अंदर मुझे जाना है, तो मैं CD/ लिखूंगा ताकि मैं पूरा बाहर चले जाऊं, सी ड्राइव के अंदर आ जाऊं। ओके, वैसे ये सही लोकेशन था। ओके, नो प्रॉब्लम, सही लोकेशन था। अगर सही लोकेशन नहीं है तो इस तरीके से CD कर करके आप जा सकते हैं, जैसे CD करके आप अंदर चले जाएंगे, HP ड्राइव। ठीक है, करेक्ट लोकेशन पे थे हमने, क्योंकि फाइल उसी लोकेशन से ओपन की थी, बट कभी कभी किसी किसी के सिस्टम में जो विंडोज वाला होता है वो वाला पाथ आता है। ठीक है, तो मेरे उसमें सही आ रहा है, तो मैं इसको वापस सही कर लेता हूं। ठीक है, CD लगा के करना पड़ेगा। ओके, अब रन करना है तो आपको पता है पाइथन आप लिखोगे, फिर फाइल का नाम क्या है, टाइनी ex एग्जाम्पल .py। ठीक है, तो आप देखो एक जेसन फाइल क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक जेसन फाइल आ चुकी है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ साइज। एक जेसन फाइल अपने आप क्रिएट हो गई और एक py फाइल तो हमने बनाई थी। ठीक है, तो इसी जेसन फाइल के अंदर सारा डेटा मेंटेन होगा, और इसको हम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस भी बोलते हैं टाइनी को। और ये जो है प्योरली पाइथन पे लिखा गया है, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं है, सिंपली पिप कमांड का यूज करके इंस्टॉल करना है। एंड देखो कितनी सिंपल सिंपल कमांड होती है। इंसर्ट करने के लिए जस्ट इंसर्ट फंक्शन है, डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन दिया हुआ है, सर्च करने के लिए सर्च फंक्शन है। हम देखेंगे सारी चीजें। ओके, तो पहले कुछ कोड करते हैं। ठीक है, अभी आप देखो जेसन फाइल के अंदर कुछ नहीं है, तो हम सबसे पहले तो कुछ इंसर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए आप यूज करोगे इंसर्ट नाम का फंक्शन। यहाँ पे इसका जो इंस्टांस वेरिएबल है उसका नाम मैंने db दिया है, तो यहाँ पे db के थ्रू मैं इसको कॉल करूंगा। एंड यहाँ पे मैं डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा पास कर दूंगा, या तो कोई डिक्शनरी वेरिएबल आप यहाँ पास कर दो, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर डिक्शनरी आपने रखा हुआ है,
या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने बना लेता हूँ, जैसे एस नेम, स्टूडेंट का नाम। तो स्टूडेंट का नाम मैंने दे दिया ABC, कॉमा, ठीक है, स्टूडेंट का नाम ABC एंड स्टूडेंट का मैं रोल नंबर भी रखना चाहता हूँ, तो एक और एट्रीब्यूट हमारा हो जाएगा एस रोल। कुछ भी आप ये कॉलम्स ले सकते हो, ये हम कॉलम्स बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा डेटाबेस का अगर, तो आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके। तो आपको पता होगा कि डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर फिर वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारा एक कॉलम हो जाएगा, एस नेम, नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, इस तरीके के कॉलम्स आते हैं। तो मैं स्टूडेंट का नाम मैंने रख दिया ABC। स्टूडेंट का रोल नंबर, तो रोल नंबर में रख देता हूँ 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट फंक्शन एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है, एंड ये इंसर्ट करने के बाद एक आईडी भी रिटर्न करता है, यूनिक आईडी, सीक्वेंशियल आईडी। जैसे पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, दूसरी बार रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये 2 रिटर्न करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। तो इसको रन करता हूं मैं। अब ये रन तो हो जाएगा, लेकिन प्रिंट भी तो करवाना है। ठीक है, रन कर लेते हैं। अब जेसन फाइल के अंदर जाते हैं तो ये देखो डेटा अपने आप आ गया, मतलब ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर डिफॉल्ट लिखा है। तो ये डिफॉल्ट क्या है, ये टेबल है। ठीक है, एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है अपने आप डिफॉल्ट नाम का। हम नाम चेंज भी कर सकते हैं। और जो आईडी की बात मैं कर रहा था, वो आईडी, यूनिक आईडी जो मैं बात कर रहा था, कि एक इंसर्ट फंक्शन जो है यूनिक आईडी रिटर्न करता है, तो वो आईडी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इसको हम डॉक्यूमेंट आईडी बोलते हैं। एंड ये हमारा कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, कॉलम का नाम, उसकी वैल्यू, जो हमने डेटा इंसर्ट किया था। इसी तरीके से दूसरा रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, db.insert, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका ABCD, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 4, रोल नंबर 4 कर दिया। फिर से मैंने इसको रन किया। अब जाके देखा तो अब देखो दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे इंसर्ट तो हो गया, बट अब यहाँ पे अभी हमने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, 2। बट जो पहला वाला रिकॉर्ड है वो 2 बार इंसर्ट हो गया, क्योंकि पहले एक बार रन किया था तो एक लाइन पहली वाली लिखी थी तो वो इंसर्ट हो गया। फिर दोबारा हमने ये वाली लाइन लिखी और फिर से रन किया तो ये दोनों लाइन फिर से चल गई। तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, मतलब ये जो 3 रोल नंबर वाला था वो 2 बार आ गया। ठीक है, तो 3 रिकॉर्ड हो गए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 2 ही रिकॉर्ड रखने, मुझे 3 नहीं रखने, या फिर एक और में डालता हूँ। तो अब क्या होगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे। पहले एक बना था, फिर एक और 2, 3 हो गए। फिर अगर मैं एक और डाल देता हूँ तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी, अगर फिर से रन करूंगा तो 3 और आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। रोल नंबर मैंने 5 6 7, और एट्रीब्यूट्स आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे इस वाले में मैंने क्या किया, एस रोल के बाद में सेमेस्टर भी रख देता हूँ, कि स्टूडेंट का सेमेस्टर क्या है। सेमेस्टर मैंने कर दिया इसका 3, थर्ड सेमेस्टर। अब क्या होगा, 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी हैं, आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा ना, हमने कुछ कंडीशन वंडीशन तो लगाई नहीं है। तो ये प्रोग्राम चलेगा तो ये पूरी तीनों लाइन फिर से चला देगा, एंड इसके अंदर जो है वो पहले जो रखा हुआ है वो तो रहेगा ही, एंड जो नया रखा हुआ है वो भी आ जाएगा। टोटल 6 आइटम यहाँ पे हो चुके हैं, आप देखो डॉक्यूमेंट आईडी 6 तक पहुंच चुका है ये। एंड लास्ट वाले में देखो एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा भी आ गया। पहले 5 में देखो 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि पहले जो डेटा था वो सब डिलीट हो जाए, उसके बाद ये इंसर्ट हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रंकेट लगा देता हूँ। ट्रंकेट से क्या होता है, पूरा का पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाता है, मतलब डेटाबेस में जो भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो db.truncate क्या करेगा, सारे डेटाबेस को, अब अगर रन करूंगा तो पहले सारा डेटा डिलीट कर देगा, जैसा पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद इंसर्शन होगा, ये तीनों लाइन उसके बाद चलेंगी। तो अब हमें 3 ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि ट्रंकेट ने पहले पूरा डेटा उड़ा दिया, उसके बाद 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए। तो अब यहाँ पे
तीन ही रिकॉर्ड हमारे पास आने चाहिए, 1 2 3। ओके, 3 रिकॉर्ड है, ये डॉक्यूमेंट आईडी 3 है। ओके, तो 3 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो ये एक तरीका हुआ। और अब अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अभी कमेंट करने के लिए सेलेक्ट करके कंट्रोल/ दबा देता हूँ, तो ये सब कमेंट हो गया। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे डिक्शनरी लिखने की जगह आप वेरिएबल भी बना सकते हो। जैसे मैंने एक डिक्शनरी वेरिएबल बना दिया, नाम कुछ भी दे दिया, डी नाम दे दिया। एंड ये जो डेटा में इंसर्ट कर रहा था, ये जो पहला रिकॉर्ड है, उसको मैं चाहूँ तो यहाँ पहले वेरिएबल में पास कर दिया एंड फिर मैंने db डॉट इंसर्ट लगा दिया। एंड अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने पास कर दिया डी को। तो डायरेक्ट डिक्शनरी लिखो उसके अंदर या फिर वेरिएबल में असाइन करो और फिर वेरिएबल का नाम लिख दो। एंड अब अगर इसको रन करता हूं तो अब आप देखो एक ही रिकॉर्ड इसमें आया है, क्योंकि एक डिक्शनरी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ डालने हैं तो वो कैसे करेंगे? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को भी कर देता हूँ कमेंट। तो इंसर्ट फंक्शन से हम एक रिकॉर्ड एक बार में इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे डालने हैं। तो मैं पहले तो इसको कमेंट करता हूँ कंट्रोल/ एंड कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आपने सुना होगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लिस्ट के अंदर तो हम डिक्शनरी भी रख सकते हैं, मल्टीपल डिक्शनरी। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल डिक्शनरीज को लिस्ट के अंदर रख लूंगा। तो लिस्ट हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा पहला डिक्शनरी, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, फिर कॉमा लगाया और ये हमारा हो जाएगा दूसरा डिक्शनरी, फिर कॉमा लगाया और उसके बाद हमारा तीसरा डिक्शनरी। ठीक है, तीनों डाल दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि अलग लाइन में आपको दिखे, ताकि ये स्क्रॉल ना करना पड़े। तो व्यू पे जाके वर्ड रैप का ऑप्शन होता है, तो ये वर्ड रैप से नीचे आ जाता है। मतलब जब साइज हमारा पूरा लाइन कंप्लीट हो जाता है ना, तो नीचे आ जाएगा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो तो वैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हो। वैसे मैं वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि सब कुछ सामने दिखे। तो 3 रिकॉर्ड से अब ये तीनों इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट से तो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो पा रहा है। अब मुझे तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो पूरे लिस्ट के अंदर दिए हुए हैं वो इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट अंडरस्कोर मल्टीपल का यूज करूंगा। देखो ये हिंट भी आ रहा है। एंड इसके अंदर पास कर देंगे एल, लिस्ट वेरिएबल का जो नाम था। अब ये हमारे तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, 1 2 3। ओके, परफेक्ट, 3 है ना। ओके, डॉक्यूमेंट आईडी से आपको पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड हैं। वैसे मैं आपको एक फंक्शन भी बताऊंगा जो काउंट करके ही बता सकता है आपको। ठीक है, तो इंसर्ट अंडरस्कोर मल्टीपल जो है, मल्टीपल आईडीज, मतलब जो रिकॉर्ड इंसर्ट होता है ना, उनकी आईडीज को रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट आईडी को। ओके, तो ये तो सब हो गया डेटा इंसर्ट करने का तरीका। मैं आपको डेटा रिट्रीव करने का बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक प्रिंट db डॉट ऑल करके बताता हूँ। db हमने यहाँ पे नाम दे दिया इंस्टांस वेरिएबल का, तो उसके थ्रू हम ऑल को कॉल कर सकते हैं। ऑल को कॉल कर देते हैं तो ये प्रिंट करवा देता है सारा का सारा जो डेटा है ना, वो प्रिंट करवा देगा। ये देखो, लिस्ट के फॉर्म में इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो db डॉट ऑल से सारा का सारा डेटा आप एक साथ रिट्रीव कर सकते हो। उसके अलावा एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेरी वाली क्लास है उसका हम इंस्टांस बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो क्वेरी क्लास का हम क्या बना लेते हैं, इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको रिसीव कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर, इंस्टांस वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो इंस्टांस वेरिएबल है उसके थ्रू हम फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जैसे कि सर्च फंक्शन होता है। नहीं, सर्च तो हम db के थ्रू कॉल कर लेंगे, बट स्टूडेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, जब हमें कंडीशंस वगैरह लगानी हो तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है सर्चिंग आप करते हो तो कंडीशंस लगाते हो कि मतलब वो रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका रोल नंबर 5 है, वो रिकॉर्ड सर्च करना है जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
ठीक है, एसक्यूएल वगैरह में आपने स्टडी किया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम db डॉट सर्च करते हैं एंड उसके बाद जो कंडीशन लगानी है तो वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्च मेथड क्या करता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स जो मैच होते हैं क्वेरी उसको रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा db डॉट सर्च स्टूडेंट डॉट एस नेम, जिसका नाम अब मैं देख लेता हूँ नाम क्या क्या मैंने दिए थे, ABCD सब। ओके, एक का नाम दिया ABC और दो का नाम दे दिया ABCD। तो मैं क्या करता हूँ, जिसका नाम ABC है उसको मुझे निकालना है, सर्च करवाना है। तो मैंने लिखा जिसका नाम क्या है, ABC है। ठीक है, उसको सर्च करो और उसको प्रिंट करवा दो। तो यहीं पे प्रिंट मार देते हैं, देखें शायद इसी से प्रिंट भी हो जाए, सर्च होके आएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। या तो एक वेरिएबल में निकाल के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एस नेम में ओके, यहाँ पे 2 बार इक्वल आएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया सर्च होके। ये तो db डॉट ऑल से आया था, अगर आपको दिख रहा हो, साइज थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये db डॉट ऑल से यहाँ पे सर्च होके आया एंड यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड सर्च होके आया। अगर मैं db डॉट ऑल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश, फिर से रन करता हूँ। ओके, तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे सर्च होके आ गया एंड वो आया जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट का ABC है। अगर मैं ABCD करूंगा तो 2 रिकॉर्ड आने चाहिए, क्योंकि 2 स्टूडेंट के नाम क्या है, ABCD है। तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि 2 रिकॉर्ड ऐसे थे जिनका नाम क्या था, ABCD था। ओके, ये हो गया। एंड उसके बाद एक तो ये तरीका हो गया, इसको अगर कमेंट कर दें, कुछ अलग ट्राई करें। ठीक है, एक ये हो गया। एंड उसके अलावा हम चाहें तो इसको कमेंट कर देते हैं, या फिर ऐसे ही कमेंट ही कर देते हैं ताकि आप नोट्स वगैरह भी बना पाओ। इसी को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा सकता हूँ इस तरीके से, प्रिंट डेटा। ठीक है, चाहो तो आप वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लो, उसको प्रिंट करवा लो। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, सेम रिजल्ट आ रहा है। एंड अब हम अगर चाहें तो अब क्या हो गया, यहाँ पे डेटा के अंदर तो सारे जो रिकॉर्ड्स थे वो हमें रिटर्न मिले एंड उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न हुआ एंड लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जो लिस्ट हमारे पास आई डेटा वेरिएबल के अंदर, उसको प्रिंट करवा दिया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे केवल पहला वाला डेटा चाहिए, ठीक है, पूरा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट या फिर कॉपी। ठीक है, एक तो हमने डेटा लिखा था और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा 0 लिख देता हूँ। एंड अब मैं रन करता हूँ इसको। तो अब देखो, पहला रिकॉर्ड केवल आया, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स थे, 2 रिकॉर्ड्स में से केवल यहाँ पे एक रिकॉर्ड आया है। 2 रिकॉर्ड सर्च होके आए थे क्योंकि नाम 2 का मैच हो रहा था, ABCD 2 का नाम था। ठीक है, दोनों का नाम ABCD था, तो यहाँ पे दोनों का आ रहा था। एंड यहाँ पे केवल एक ही आया है क्योंकि यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, आपको पता है लिस्ट को इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, 0 1 2 अप टू सोन। अगर मुझे सेकंड वाले को भी एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, तो ये अलग अलग लाइन में दोनों आ गए। अब उसके अलावा अगर मुझे क्या करना है, 0 वाले का, ये जो पहला वाला रिकॉर्ड था, 0 वाले का नाम ABCD था, रोल नंबर 4 था। अब 0 वाले का मुझे केवल क्या चाहिए, एक पार्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहिए। जैसे मुझे 0 वाले का केवल नाम चाहिए, हालांकि दोनों का नाम एक जैसा है, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। या फिर सेम ही रखते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि 2 रिकॉर्ड तो एटलीस्ट आने चाहिए। ओके, 0 का एस नेम, तो हम इसको रन करते हैं
तो इस तरीके से एट्रीब्यूट भी एक्सेस कर सकते हैं। 0 का एस नेम हमने एक्सेस कर लिया तो उसका ABCD आ गया, या फिर मैंने कर दिया कि जो 1 वाला है 1 वाले का रोल नंबर प्रिंट करवा दो। तो 1 वाले का रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट, रोल नंबर का मैंने क्या नाम दिया था, एस रोल। तो ये देखो रोल नंबर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पार्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। एंड अगर आपको फॉर लूप वगैरह यूज करना आता है तो फॉर लूप का यूज करके भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। इसको पहले कमेंट कर देते हैं पूरे को, कंट्रोल स्लैश। ठीक है, डेटाबेस हम एक्सेस करते हैं तो ज्यादा हम फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर आई इन डेटा। ठीक है, वैसे इसको फॉर ईच लूप कहा जाता है। ठीक है, फॉर लूप भी होता है, एक फॉर ईच लूप हालांकि ये बोला जाता है इसको। ओके, तो इसको मैंने लिखा प्रिंट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा आई। मतलब डेटा के अंदर तो सारा डेटा आ चुका है। डीबी डॉट सर्च ने 2 रिकॉर्ड हमें रिटर्न किए, 2 रिकॉर्ड क्योंकि यहाँ पे मैच हुए। 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर है। कंडीशन यहाँ पे हमारी जिस बेसिस पे हम कंडीशन हमने जो लगाई है, तो ABCD ऐसे 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम ABCD है, तो 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास आए। तो ये लूप चलेगा 2 बार। पहली बार चलेगा तो पहला जो रिकॉर्ड है डेटा के अंदर वो जाएगा आई के अंदर, एंड वो प्रिंट हम करवाएंगे। एंड दूसरी बार जब जाएगा डेटा तो सेकंड रिकॉर्ड जाएगा, उसका जो भी हमें प्रिंट करवाना है यहाँ प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने क्या किया, अब डेटा जो हमारा आएगा पहला वाला वो आई के अंदर आएगा पहली बार में, दूसरी बार में आई के अंदर दूसरा रिकॉर्ड आएगा। तो पहले रिकॉर्ड का क्या प्रिंट करवाना है, तो पहले रिकॉर्ड का मुझे प्रिंट करवाना है एस नेम। ठीक है, तो अब पहली बार जब लूप चलेगा तो पहले रिकॉर्ड का एस नेम दे देगा, दूसरी बार चलेगा तो दूसरे रिकॉर्ड का एस नेम दे देगा। ठीक है, तो अब दोनों का नाम सेम ही था तो दोनों का सेम ही आ रहा है। अब मुझे नाम भी चाहिए, नाम के साथ साथ मैं चाहता हूं दोनों का रोल नंबर भी आ जाए। दोनों के अंदर रोल एट्रीब्यूट है, एस रोल। ठीक है, तो ये ABCD 4, पहले नाम आया, रोल नंबर आया पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का नाम, रोल नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सर्चिंग करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया, सर्च का यूज कर लिया, डीबी डॉट सर्च। ठीक है, डीबी तो हमारा इंस्टांस वेरिएबल था, उसके थ्रू हमने सर्च को कॉल किया। एंड सर्च के अलावा हम गेट का भी यूज कर सकते हैं, गेट फंक्शन भी होता है, तो उसको भी करते हैं। तो मान लो कि मैंने क्या किया, इसको सबको कमेंट कर देता हूं। एंड यहाँ पे जो काम हमने किया था वो सर्च के थ्रू भी कर सकते हैं, सॉरी सर्च के थ्रू तो किया था, गेट के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल नाम है सर्च गेट, इससे आपको समझ में आ रहा है कि आप डेटा सर्च करवा रहे हो, गेट कर रहे हो। लेकिन गेट क्या करता है, ओनली वन मैचिंग डॉक्यूमेंट हमें देता है, मतलब एक रिकॉर्ड हमें देता है। तो जब एक सिंगल रिकॉर्ड आपको सर्च करवाना हो तब आप इसको यूज करो। ठीक है, और ये जो होता है हमें लिस्ट के फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करता है। जब मल्टीपल हमारे पास डेटा आने की चांसेस होते हैं तब हमें इसको यूज करना चाहिए। और जब एक ही रिकॉर्ड हमें रिटर्न करवाना है तो हम गेट का यूज कर लेते हैं। अब नाम तो ABCD एक से ज्यादा है, नाम एक से ज्यादा हो भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर, रोल नंबर तो एक जना का एक ही होना चाहिए। तो रोल नंबर वैसे मैं देख लेता हूँ, सबका अलग अलग ही दिया था मैंने। पहले वाले का रोल नंबर था 3 पहले स्टूडेंट का, दूसरे का था 4 और तीसरे का था 5। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिसका रोल नंबर 5 है, तीसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 5 था, तीसरा जो रिकॉर्ड हमारा था। ठीक है, वो डेटा पे डिपेंड करता है आपने क्या डाला है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको प्रिंट करवा लेता हूँ डेटा को। ओके, तो इसको रन करते हैं तो ये आ गया पहला रिकॉर्ड, मतलब लास्ट वाला जो जिसका रोल नंबर 5 था। एक ही ऐसा स्टूडेंट था जिसका रोल नंबर 5 था, और उसमें हमने 4 एट्रीब्यूट्स डाले थे, नाम भी था, रोल नंबर भी था और सेमेस्टर भी था। ठीक है, एंड ये तो हो गई हमारी सारी बातें सर्चिंग की, इंसर्शन की। अब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, जैसे कि अब हम देख लेते हैं कंटेंट्स नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसको मैं अगर करूं कमेंट,
तो एक कंटेंट्स नाम का फंक्शन हम देख लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। तो मैंने यहां पे लिखा db डॉट कंटेंट्स, ठीक है, db डॉट कंटेंट्स, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया स्टूडेंट, जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल था क्वेरी क्लास का, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लिखा जिसका रोल नंबर क्या है 5 है। ठीक है, अब db डॉट कंटेंट्स हमें बताता है कि जो हम इससे चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो एस रोल, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसका रोल नंबर 5 है? हाँ, ऐसा तो एक स्टूडेंट है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ऐसा रोल नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 9, तो ऐसा तो कोई स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड की जगह डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ऐसा हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स आ गया। तो कंटेंट्स का काम क्या है? चेक करना कि ये पार्टिकुलर डेटा जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसको कर दिया कमेंट, स्लेश लगा देते हो तो लाइन कमेंट हो जाती है, मतलब वो अनएग्जीक्यूटेबल कोड हो जाता है। ओके, तो अब एक बताता हूं काउंट करने का, जो मैंने आपको कहा था कि हम काउंट भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा db डॉट काउंट, काउंट, ठीक है। अब कंडीशन के बेसिस पे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ऐसे स्टूडेंट को काउंट कर दो जिसका रोल नंबर 9 हो, एंड उसको प्रिंट से प्रिंट करवा दो। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है, जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया, क्योंकि ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका रोल नंबर 9 हो। अब अगर मैंने कर दिया नेम कर दिया, ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम क्या हो, ABCD हो, तो आपको पता है ऐसे 2 स्टूडेंट थे जिनका नाम ABCD था, तो 2 आएगा। तो ये काउंट हमें काउंट करके बताता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे 3 रिकॉर्ड्स से 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैंने यूज कर लिया प्रिंट, एंड यहां पे लगा दिया db डॉट लेंथ। अब इसको रन किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, db डॉट लेंथ हमारा काम नहीं कर रहा। ओके, इसको कुछ यूज करने का इस तरीके का तरीका है कि लेंथ आप लिखोगे एंड अंदर इसके पास करोगे db। ओके, तो ये लेंथ आ गया 3, हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लेंथ के अंदर हमें अंदर पास करना है db को, जो हमारा इंस्टांस वेरिएबल था उस वेरिएबल को हमने अंदर पास कर दिया। तो जो हमारा डेटाबेस है उसकी लेंथ इसने बता दी। इसको भी कर देते हैं कमेंट। तो ये तो हमारा हो गया इंसर्शन, सर्चिंग एंड कुछ फंक्शंस हमने देखे। अब अपडेशन देख लेते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। जैसे पहला वाला रिकॉर्ड है, पहला वाला रिकॉर्ड या फिर कोई सा भी ले सकते हैं, तीसरा वाला हम कर लेते हैं। तीसरे वाले का नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि यार दोनों का देखो नाम ABCD है, तो पहचानने में मुश्किल हो रही है। तो नाम हो भी सकता है सेम, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नाम अपडेट करना है। तो db डॉट अपडेट कर दिया, db डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे मैंने लिखा इस तरीके से, नहीं, डिक्शनरी बना के हम करेंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाया, एंड यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर कॉमा लगाया। ठीक है, एसनेम अब मैंने बता दिया कि मुझे नाम क्या करना है, नाम मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ नाम क्या हो जाए, ABCD की जगह PQR हो जाए। ठीक है, मुझे नाम चेंज करना है, ABCD की जगह PQR। अब ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, ABCD की जगह नाम मुझे PQR करना है, लेकिन मैंने बताया कहाँ है कि किसका नाम PQR करना है। अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो सबका नाम चेंज हो जाएगा, तो मुझे एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। तो मैं लिखा उस स्टूडेंट का नाम चेंज करना है जिसका रोल नंबर, ठीक है, तीसरे वाले का रोल नंबर क्या है, 5। ठीक है, तीसरे वाले का रोल नंबर 5 है।
तो मैंने कहा उसका रोल नंबर, उस तीसरे वाले का रोल नंबर 5 है, जिसका रोल नंबर 5 है उसका मुझे नाम चेंज करना है PQR। एंड चेंज होने के बाद सारे के सारा डेटा प्रिंट करवा के एक बार मुझे दिखा दो। तो हमने क्या लगाया था, db.all, उसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करवा देते हैं db.all का यूज करके। एंड अब इसको रन करते हैं। तो देखो लास्ट वाले का नाम चेंज हो गया PQR, केवल इसी का चेंज हुआ है, इसका ABCD है सेकंड वाले का और पहले वाले का ABC। तो इस तरीके से कंडीशन के बेसिस पे हम अपडेट कर सकते हैं। एक तो हो गया कंडीशन के बेसिस पे अपडेट करना। अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगाता, जैसे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, कॉपी कर लेता हूँ और कमेंट भी कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं केवल अगर इतना बताता कि मुझे नाम अपडेट करना है, स्टूडेंट नाम क्या हो जाए, PQR हो जाए, तो सबका नाम PQR हो जाएगा क्योंकि मैंने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। तो देखो सबका नाम चेंज हो गया, पहले वाले का भी नाम PQR, दूसरे वाले का भी और तीसरे वाले का भी। तो अगर इस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स कभी अपडेट करने हो ना, तो इस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब सबका नाम PQR हो गया। उसके बाद में क्या करता हूँ, आपको डिलीट करना बता देता हूँ कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम रिमूव नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो मैंने लिखा db.remove, इन दोनों को मैं यहाँ पे चाहो तो कमेंट भी कर सकता हूँ वैसे। ठीक है, लिखा है तो लिखे रहने दो। ठीक है, db.remove। अब अगर सारे रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं तो आप सिंपली ऐसा लिख दो db.remove। और अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स नहीं रिमूव करने हैं, कुछ कंडीशन के बेसिस पे रिमूव करना है, जैसे मैंने लिखा db.remove, उसको रिमूव करो जिसका रोल नंबर क्या है, या फिर ठीक है रोल नंबर बता दिया, जिसका रोल नंबर क्या है, पहले वाले का रोल नंबर 3 था, दूसरे वाले का 4 था, तो जिसका रोल नंबर 4 है उसको मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डॉट रोल, एस रोल। एंड उसके बाद प्रिंट करवा देता हूँ सभी को। अब मैंने रन किया तो जो जिसका रोल नंबर 4 था, यहाँ पे देखो ये पहले प्रिंट हो रहा है, ये इसके थ्रू प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे तो तीनों रिकॉर्ड्स थे तो तीनों प्रिंट हो रहा है। उसके बाद रिमूव ने क्या किया, जिसका रोल नंबर 4 था मतलब सेकंड वाला जो रिकॉर्ड था उसको डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद आप देखो केवल 2 ही रिकॉर्ड हमारे पास बचे हैं, एक तो रोल नंबर 3 वाला और रोल नंबर 5 वाला। ठीक है, क्योंकि 4 वाला तो हमने डिलीट कर दिया। तो एक तो ये हो गया db.remove, इससे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको कमेंट कर दूं कंट्रोल/, ठीक है, अब ये लाइन नहीं चलेगी, मतलब कोई रिमूव नहीं होगा। एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे। ठीक है, कोई रिमूव नहीं हुआ क्योंकि रिमूव नाम का जो रिमूव वाला जो लाइन था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस आईडी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर वगैरह मान लो हमने सेम वगैरह दे दिया है, गारंटी नहीं है कि हमारा सेम डिफरेंट ही रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन लगाते समय आपको क्या करना चाहिए, यूनिक वैल्यू को यूज करना चाहिए। जैसे ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है 1 एंड 2, ये जो अपने आप जनरेट हो रही है सीक्वेंशियल, ये हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है, तो कंडीशन लगाते समय आप इस डॉक्यूमेंट आईडी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, रोल नंबर का यूज ना करते हुए डॉक्यूमेंट आईडी का यूज कर लिया। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट आईडी को कैसे यूज करेंगे, आप लिखोगे डॉक आईडी, doc_id। ठीक है, मल्टीपल आईडीज भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा मुझे 2 रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं और वो करने हैं जिनका रोल नंबर नहीं, जिनका वैल्यू क्या है 1 और 2 है, या फिर 2 और 3 कर देता हूं। ठीक है, जो भी रखना हो। अभी 3 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, पहले का आईडी 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। तो मैंने कहा 2 और 3 वाले डिलीट हो जाए। तो यहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है क्या, doc_IDs, ओके, यहाँ पे इक्वल आएगा। अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो कौन सा डिलीट हो गया, जिसका आईडी 2 था वो और जिसका आईडी 3 था। ठीक है, अब एक ही बचा है, जिसका आईडी 1 है वही बचा है, 2 और 3 वाला डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये सारे फंक्शन हमने देखे, और भी अब आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका जो
डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जाके और भी फंक्शंस वगैरह सर्च कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो अपने मिनी प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।